इस टैब को 1 मंथ यूज करके पता चला है कि यहाँ कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो अगर आपके पॉइंट्स पॉजिटिव साइड वाले निकलते हैं तो आप ये बाय कर सकते हो, और अगर नेगेटिव साइड वाले निकलते हैं तो ये बाय मत करना। तो ये है Lenovo Tab Idea Pro का 1 मंथ रिव्यू, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके करवाओ 1 लाख सब्सक्राइबर। वीडियो देखने वाले 90% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, और अगर कर लें तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स आराम से हो जाएंगे। डिजाइन एंड बिल्ड से ही इसकी शुरुआत करती हूँ तो यहाँ ये टैब कंप्लीट मेटल बॉडी से बना हुआ है। मैट फिनिश में है तो लुक भी प्रीमियम लगता है। नॉर्मल प्रैक्टिकल यूज के लिए इसका साइज एक नेगेटिव पॉइंट है, और उन लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिन्हें नोट राइटिंग के लिए बड़ी डिस्प्ले चाहिए और कंटेंट वॉचिंग के लिए बड़ा स्क्रीन और लाउड साउंड चाहिए। इस टैब को हाथ में पकड़कर यूज करना बहुत मुश्किल है, तो जो लोग टैब को इन हैंड यूज करना चाहते हैं वो इससे दूर ही रहे, क्योंकि इसे यूज करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ही। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस टैब में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, और यहाँ हम 1 TB तक का SD कार्ड यूज कर सकते हैं। और ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है जिन्हें कम प्राइस में ज्यादा स्टोरेज चाहिए। आगे चले इसकी डिस्प्ले क्वालिटी पर। तो देखो, जिन्हें बड़ी डिस्प्ले पर कंटेंट वॉचिंग अच्छा लगता है उनके लिए ये टैबलेट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ 12.7 इंच का 3K रेजोल्यूशन वाला LCD पैनल यूज किया गया है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इंडोर यूज के लिए यहाँ ब्राइटनेस भी काफी है, जो कि 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत कम है, इसलिए कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी कंपटीशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर कंपैरिजन ना करें तो ये काफी अच्छा है, लेकिन आजकल हर कोई कंपैरिजन तो करता ही है। यूट्यूब पर भी 4K HDR वीडियोस तक का यहाँ सपोर्ट है, और 4K वीडियो प्ले करने पर यहाँ कोई लैग या जिटर फील नहीं होगा, और डिस्प्ले में कलर्स भी काफी अच्छे हैं। इसके अनबॉक्सिंग वीडियो पर मैंने बोला था कि शायद नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट है, जो कि अपडेट के साथ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स पर HDR10 का सपोर्ट कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी साउंड क्वालिटी तो टॉप नॉच है। JBL ट्यून क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट है, तो साउंड भी यहाँ काफी लाउड है। मैंने यहाँ यूट्यूब पर म्यूजिक सुना और नेटफ्लिक्स पर मूवीज भी देखी, तो मुझे अलग से साउंड के लिए कोई स्पीकर लगाने की जरूरत ही फील नहीं हुई। और इस टैब को मैंने 10 दिन के लिए एक स्टूडेंट को भी यूज करने के लिए दिया, तो उससे भी इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। Congratulations for your film, Deborah. Congratulations. अगर कोई इस टैब को सिर्फ कंटेंट वॉचिंग के लिए लेना चाहता है तो बिना सोचे ले सकता है, इसकी डिस्प्ले साइज एंड साउंड की वजह से। लेकिन अगर कंफ्यूज है इस टैब या फिर Xiaomi Pad 7 में, तो Xiaomi Pad 7 की डिस्प्ले इससे बेटर है और साउंड भी ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर वही प्रेफर करना। यहाँ एक अच्छी क्वालिटी का पेन मिल जाता है, जिससे नोट राइटिंग हो या फिर ड्राइंग दोनों ही की जा सकती है। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि कंपैरिजन ना करें तो यहाँ नोट राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन कंपटीशन में नोट राइटिंग के लिए बेटर टैब एंड पेंसिल अवेलेबल है इस प्राइस पर भी। मैंने यहाँ पर थोड़ा लेटेंसी का इशू देखा है, और जिस स्टूडेंट को मैंने ये यूज करने के लिए दिया था उसे भी इसके पेन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उसे भी ड्रॉइंग करते टाइम यहाँ पर थोड़ा टच का इशू हुआ था। इस पेन को हम Type-C पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, और इसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है। एक चार्ज पर 2 से 3 दिन का काम तो आराम से हो जाएगा। इसका अपना नोट ऐप पर बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप यूज करके आराम से नोट राइटिंग की जा सकती है, और वो इतना बड़ा इशू नहीं है। Lenovo ने इसके लिए कीबोर्ड भी लॉन्च किया है, तो यूज करके प्रोफेशनल वर्क भी किया जा सकता है। यहाँ वायर्ड या फिर वायरलेस थर्ड पार्टी कीबोर्ड और माउस यूज करके इसे प्रॉपर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सैमसंग के डेस्क मोड की तरह PC मोड मिल जाता है, और इसे यूज करके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे ही ऐप यूज किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट। तो अभी तक जिन लोगों को सब कुछ चाहिए इस प्राइस पर, तो ये टैब एक अच्छा ऑलराउंडर है। कई पॉइंट्स कंपटीशन के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, लेकिन एंड्रॉइड में इस साइज वाला दूसरा कोई टैब नहीं, इतना पावरफुल एंड 3K डिस्प्ले वाला, सिर्फ इसके अपने मोटो पैड 60 को छोड़कर। बस मुझे यहाँ एक ही प्रॉब्लम लगी, और वो है इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये टैब फिलहाल एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है, और इसे अभी 2 साल के OS अपडेट मिलेंगे बस, मतलब एंड्रॉइड 15 एंड 16। तो प्रैक्टिकली बस यहाँ एक अपडेट मिलेगा। Xiaomi Pad को 4 OS अपडेट मिलेंगे, और सैमसंग भी अब न्यू टैबलेट्स को 7 OS अपडेट देगा। यहाँ सॉफ्टवेयर में एड्स देखने को मिल जाते हैं इसके एप्स फॉर यू फोल्डर में। यहाँ मुझे इन्हें डिसेबल करने का ऑप्शन अभी तक नहीं दिखा है। बाकी इसका UI क्लीन है और टैब काफी स्मूथ भी चल रहा है। AI फीचर्स यहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया और आस्क टू जेमिनी हो गया। पावर बटन को प्रेस करके यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है।
पावर बटन प्रेस करने पर आस्क टू जेमिनी ओपन हो जाएगा और अच्छी बात यह है कि यहाँ हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, तो हम यहाँ हिंदी में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसकी पावर की बात करूं तो इस टैब में Dimensity 8300 प्रोसेसर मिलता है, जो कि पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ गेमिंग भी अच्छे से की जा सकती है। BGMI में 90 FPS का सपोर्ट है और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग, तो सैमसंग के कंपैरिजन में यहाँ गेमिंग भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा यहाँ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और मेरे यूज में अभी तक ये टैब काफी स्मूथ चल रहा है। बाकी यहाँ हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं और इतनी बड़ी डिस्प्ले पर जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 छोटे छोटे टैब्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 ऐप ओपन कर लिए और इसके साथ ही मैंने नोट ऐप को भी ओपन कर लिया, तो अब एक साथ हम 3 ऐप्स को यूज कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी में यहाँ मुझे बस एक ही प्लस पॉइंट लगा कि यहाँ इसमें फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए काफी यूजफुल रहेगी। बाकी हम यहाँ पर इसके बैक कैमरा से 4K वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ हमारे पास बस 1080p तक का ही ऑप्शन है और इसकी कैमरा क्वालिटी काफी एवरेज है, जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ मुझे एक नेगेटिव पॉइंट दिखा, जो कि यह है कि इसका वाईफाई रेंज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम हॉल में हमारा वाईफाई राउटर है तो ये उसके नजदीक के रूम तक ही वाईफाई अटैच करेगा। अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ वाईफाई का प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता और ये एक नेगेटिव पॉइंट ही है जब हमें यहाँ 5G मॉडल का ऑप्शन नहीं मिले तो। बैटरी यहाँ 10,200 mAh की मिलती है और 45 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में ही मिल जाता है, वो भी टाइप C, और ये एक अच्छी बात है। यहाँ सिंगल चार्ज में 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिलता है और बाकी आप जैसा इसे यूज करेंगे उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ यहाँ अच्छी ही मिलेगी। जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था तो मुझे ये टैब फर्स्ट इंप्रेशन में काफी अच्छा लगा, लेकिन जब इसके साथ और टैब्स का कंपैरिजन किया तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मिसिंग लगे। अब अगर कंक्लूजन करूं तो ये एक ऑलराउंडर टाइप का टैब है उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, वो भी हाई रेजोल्यूशन वाली। पेन साथ में मिल जाता है और प्राइस भी कंपटीशन में सबसे कम है। अब जैसे ये ऑलराउंडर है तो किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं है। जैसे सैमसंग के टैब नोट राइटिंग के लिए परफेक्ट है और Xiaomi का टैब डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है 30,000 के नीचे। सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए मैं इस टैब पर उतना ट्रस्ट नहीं करूंगी जितना कि सैमसंग या एप्पल पर होता है। अब अगर आप इसे बाय करोगे तो 3-4 साल यूज के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का भी सोचना इसे बाय करने से पहले। अगर आप उनमें से हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं करते या सॉफ्टवेयर अपडेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है और ये टैब बाय कर सकते हो। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर ये टैब बाय करना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।